हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। हम कर रहे हैं सेक्शन नंबर सी। हमने ऑलरेडी पेपर 1, 2, 3 के कर दिए हैं। आज हम करेंगे पेपर नंबर 4 के। इससे पहले मैं वीडियो चालू करूं, दो चीजें आपको बोलूंगा। पहला, वही जो हर बार बोलता हूं, वीडियो होगा लेंथी, लेकिन लेंथी किसके लिए होगा? आपके लिए ही होगा। कंसेप्ट में सीखना हो तो वीडियो को आगे देखना, अगर कंसेप्ट में नहीं सीखना हो तो यहीं से स्किप कर देना। लेकिन अगर कंसेप्चुअली सीखना है, अच्छे से मगज में कंसेप्ट बैठाने और फिर चीजों को याद करके 90% की तैयारी करनी है, तो फिर ये वीडियो को पूरा देखो। ओके। और सेकंड चीज, ये वीडियो के नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं। कैसे 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 सर? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी। बताऊंगा, लेकिन इसके लिए वीडियो देखो। चलो तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो आते हैं हम हमारे पेपर नंबर 4 के ऊपर, सेक्शन सी, पेपर नंबर 4। ओके, तो बेटा जी यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर आर इन्वॉल्व इन प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन के अंदर हम कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं? बेटा जी, प्राइसिंग डिसीजन होता है ना, प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? एक प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करना। प्रोडक्ट की प्राइस क्या ऐसे ही आंख बंद करके डिसाइड कर लेते हैं? सपोज मैं आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पेन, क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि चलो इसको कितने में बेचोगे? सर एक काम करते हैं ना, 50 रुपए में बेचते हैं। अरे टोपा, पहले ये तो देखिए इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, उसके बाद दूसरे डिसीजन भी लिए जाते हैं, जैसे कि आपकी सेल्स पॉलिसी क्या है, क्रेडिट पॉलिसी क्या है, आपका पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट्स वगैरह कितना देते हैं, होलसेल एंड रिटेल सेल्स प्राइस क्या रहेगी, कमीशंस वगैरह जो मीडिएटर होते हैं, ये सभी को ध्यान में रख के हमारी प्राइस डिसाइड की जाती है। ओके ओके जी, ओके। एक्सप्लेन द फ्रेडरिक टेलर कंट्रीब्यूशन इन थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी। क्लासिकल थियरी में फ्रेडरिक टेलर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? तो द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रेजेंटेड, साइंटिफिक प्रिंसिपल किसने प्रेजेंट किया था? फ्रेडरिक टेलर। Also exists into the thoughts of classical theory of management even today. Okay. Approach of the scientific management favor scientific principle by time and motion study. इसने क्या बताया था? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। याद आया ना? टाइम स्टडी क्या था? टाइम स्टडी जिसके अंदर एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है, मतलब स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया। अब आप देखो कि एक्चुअल कितना ले रहा है, उसके ऊपर से आप जज कर सकते हो कि परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मोशन स्टडी, जब हम जो चीज जो उसी हम सीक्वेंस में रखते हैं, जिस सीक्वेंस में काम हो रहा है, उसको हम मोशन स्टडी कहते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल लाइज इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हम स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट करते हैं, प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क करते हैं। ठीक है। What is called सब्सिडी प्लान? सब्सिडी प्लान क्या होता है? बेटा जी, जो मेन प्लान होते हैं उसके अलावा दूसरे प्लान भी रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिडी प्लान। द डिफरेंट प्रोजेक्ट और अल्टरनेटिव हैव टू बी कंसीडर। डिफरेंट प्रोजेक्ट या तो उसको अल्टरनेटिव को भी हमको कंसीडर करना पड़ता है एज पर बेसिक प्लान, और इन सपोर्ट ऑफ बेसिक प्लान, उसको सपोर्ट करने के लिए, बेसिक मतलब जो मेन प्लान है उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरे जो प्लान बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडी प्लान। दिस प्लान आर नोन एज सब्सिडी, या तो आप उसको बोलते हो डेरिवेटिव प्लान। और कार मैन्युफैक्चरिंग इज टेकिंग अ डिसीजन। कार मैन्युफैक्चर के लिए पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, गोल क्या है? कार मैन्युफैक्चर करना। ड्यूरिंग द कितनी कार मैन्युफैक्चर कर, लेकिन जैसे कार के अंदर क्या लगता है बेटा? कार के अंदर लगते हैं टायर। ठीक है, तो ये टायर को मैं बनाऊं कि मैं डायरेक्टली क्या करूं, उसको डायरेक्टली बाय कर लूं तो क्या फायदा रहेगा? मैं डायरेक्टली बाय करूं, बनाने की झंझट खत्म रही। लेकिन अगर बाय करता हूं तो कितनी कॉस्टिंग बढ़ेगी, और बनाता हूं खुद ही के फैक्ट्री में, क्या मेरे पास ऐसे इक्विपमेंट है, क्या ऐसे लोग हैं, क्या ऐसी फैसिलिटीज है, और अगर मैं बनाऊंगा तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितने में पड़ेगी, और अगर बाहर से खरीदूंगा तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ये सब डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट है हमारा कार बनाने का। लेकिन सब्सिडी ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि यहाँ पे टायर जो उसमें लग रहा है, फिट हो रहा है, वो हो गया उसके सब्सिडी प्लान। उसको बनाना है कि खरीदना है। और सब्सिडी प्लान इज प्रेजेंटेड प्रिपेयर्ड, इट इज नेसेसरी टू इवैल्यूएट। बेटा जी, जैसे हम मेन प्लान को इवैल्यूएट करते हैं, वैसे हम क्या करते हैं? सब्सिडी प्लान को भी इवैल्यूएट मतलब उसको चेक करना वेदर दिस प्लान इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि हमारे ये भी तो पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ द मेन प्लान है। अगर ये वाला प्लान फेल होगा तो मेन प्लान पे भी इसकी इंपैक्ट आ जाएगी, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं। सो इट विल नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट द बेसिक प्लान इन फ्यूचर। सो हमारा जो बेसिक मतलब जो मेन प्लान है उसको ये इफेक्ट ना करे। ओके, गिव द मीनिंग ऑफ द ट्रेनिंग। बेटा जी, ट्रेनिंग मैंने दो चीज बताई थी आपको, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग किसकी होती है? एम्प्लॉय की। डेवलपमेंट किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजर का।
तो व्हेन ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रोवाइडिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, किसको, विद रेफरेंस टू वर्क के रेफरेंस में थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज को देना, किसको देना, टू द एम्प्लॉय। इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, मतलब ट्रेनिंग मींस गिविंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन, उनको अप टू डेट जो भी नई मशीनरी आ रही है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे अप टू डेट करवाना, किसको, एम्प्लॉय को। ठीक है, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीज द इनकी एफिशिएंसी बढ़ाना, उनकी स्किल बढ़ाना, उनका एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, टेक्निकल स्किल्स, ये सब बढ़ाने को हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बढ़ाना, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना, स्किल बढ़ाना, एप्टीट्यूड, टेक्निकल स्किल बढ़ाना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। द ट्रेनिंग मींस इंपार्टिंग नॉलेज, ठीक है, एंड एजुकेशन, क्यों, विद द गोल ऑफ गेनिंग प्रोफिशिएंसी, इन द बिजनेस, ताकि क्या हो, जितना ज्यादा वो एफिशिएंट होगा, जितना ज्यादा वो एटीट्यूड, टेक्निकल स्किल्स, जितनी ज्यादा इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतना ही बिजनेस को ज्यादा फायदा होगा। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंपार्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी, ये तो हमने देखा। ट्रेनिंग इज नॉट टेम्पररी, खाली एक बार दे दिया खत्म हो गया, नहीं जी नहीं, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू इंक्रीज द नॉलेज, एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन अरेंज, यहाँ पे एम्प्लॉय का नॉलेज बढ़ाना, उसकी एबिलिटी को बढ़ाना, उसकी प्रोफिशिएंसी मतलब काम करने की लायकात को बढ़ाना, उसके लिए क्या होगा, ऐसे ऑटोमेटिक तो आएगा नहीं, और एम्प्लॉय बोलेगा मेरा क्या जाता है, मेरे को नहीं सीखना, जा जो होता है कल, मैं तो वही पुरानी टेक्निक पे काम करूंगा। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बोलता है अगर तू प्रोफिशिएंट नहीं बनेगा, तू ये टेक्निक को नहीं सीखेगा, तो किससे किसको नुकसान होगा, तेरे को तो नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि तू अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान मुझको होगा बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उतना प्रोडक्शन कम होगा, उतना प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा होगी, उतना मेरा लॉस बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा। तो मैं चाहूंगा कि तू ये ट्रेनिंग ले। बोले कि मैं कॉस्ट नहीं भी करने वाला, एम्प्लॉय तो साफ साफ बोलेगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, इतनी सैलरी में मैं कोई अपना घर का भी खर्चा उठाऊं और ये ट्रेनिंग का भी खर्चा उठाऊं। एम्प्लॉय बोलता है ना बेटा ना, ट्रेनिंग का कॉस्ट मैं ही उठाऊंगा, ट्रेनिंग के लिए जगह पे भेजने का खर्चा भी मैं उठाऊंगा, तेरे को बस जाके ट्रेनिंग लेनी है, इतना तो कर सकता है ना। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन अरेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया। ट्रेनिंग किसका होता है, यहाँ पे इंपार्टिंग एंड थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, इसको टू एम्प्लॉय, क्यों, क्योंकि जिससे क्या होगा, उसके वर्क के अंदर प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी। क्योंकि डेवलपमेंट में क्या होता है, इंपार्टिंग वही का वही, इंपार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, मगर किसको, टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंटल हेड। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है कि इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ताकि प्रोडक्शन बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। यहाँ पे ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो कोई प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे ओवरऑल development of management, overall development of management हो and officer by enhancing their talent capacity, latent capacity, उनकी जो सोच है उसको ब्रॉड करना, उनकी सोचने समझने की शक्ति को ब्रॉड करना, molding their personality, उनकी पर्सनालिटी को मोल्ड करना। क्यों, क्योंकि they present the organization before income tax authority, government officers, फिर directors, creditors, press conference, इन सबके सामने वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी को, हमारी कंपनी को प्रेजेंट करते हैं। तो हम हमारी कंपनी का नाम होगा जब क्या होगा, जब ऐसे लोग कंपनी को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। अगर ये लोग अगर कंपनी को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब इनडायरेक्टली किसकी गुडविल घटेगी, कंपनी। इसलिए क्या होता है, इसलिए डेवलपमेंट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओवरऑल लेटेंट कैपेसिटी को डेवलप किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी को मोल्ड किया जाता है। ओके, यहाँ पे NE2 पूछ रहे तो हमने NE2 ही लिखेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। जब भी आप ये इस तरह से लिखो, यहाँ पे आपको मेन पॉइंट लिखना है, ट्रेनिंग लिखना है, डेवलपमेंट लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, गिव अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। बेटा जी डायरेक्शन के पूछा हुआ, लिस्ट ऑफ डायरेक्शन का एलिमेंट्स कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। कौन सा है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। मगर सिर्फ ये इतना मत लिखना, वरना यहाँ पे मिलेगा 1 मार्क्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन लिखना और उसके बाद आपको ये चारों पॉइंट्स दिखाने के हैं। ओके, कंट्रोल इज अ डायनेमिक प्रोसेस। क्यों ऐसा कि कंट्रोलिंग जो होता है वो एक डायनेमिक प्रोसेस होती है। डायनेमिक मतलब बहुत ही अच्छी प्रोसेस होती है, बहुत ही मतलब ऐसा कोई सिंपल नहीं होता। क्यों ऐसा,
क्योंकि यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू द प्लानिंग। और प्लानिंग क्या होता है, इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्लानिंग। क्या होता है, प्लानिंग जो करता है वो इंटेलेक्चुअल होता है, क्योंकि हम वो चीज को प्लान करें जो हमको मालूम नहीं है। हम फ्यूचर में हम ये काम करेंगे, या तो हम कोई पिकनिक का प्लान करें तो इतने बजे बस पकड़ेंगे, इतने बजे वहां पे उतरेंगे, वहां से इतने बजे हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां या तो होटल्स में जाएंगे, वहां से हम तैयार वैयार होकर फिर इतने बजे घूमने निकलेंगे। मतलब ये जो प्लानिंग की जाती है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड फोरसाइट। यहाँ पे फोरसाइट का मतलब दूर की समझ रखना। एज पर द एजम्पशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर चेंज द गोल ऑफ प्लानिंग चेंज। मतलब अगर जो भी हमने एजम्पशन किए थे, हमने सोचा था क्या हम फ्लाइट पकड़ के जाएंगे कहाँ पे, सपोज देहरादून, मालूम पड़ा इंडिगो की फ्लाइट थी और फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है। आपको तो मालूम ही है अभी क्या प्रॉब्लम चल रहा है फ्लाइट्स के अंदर। तो हमारे अगर फैक्टर्स चेंज हो गए तो हमको प्लानिंग में भी क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली फास्ट चेंज आर मेड इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। अगर आप प्लानिंग में चेंज करोगे तो आपको कंट्रोलिंग में भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ साइड ऑफ द सेम कॉइन। याद आया मेरा लास्ट लेक्चर? ओके, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसलिए यहाँ पे ये क्या होता है कि यहाँ पे हमारा दोनों को ओके बेटा जी। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे अगर हम प्लानिंग को चेंज करेंगे तो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग को भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए कंट्रोलिंग भी क्या है, डायनेमिक। जैसे प्लानिंग एक डायनेमिक प्रोसेस होती है, क्योंकि प्लानिंग क्या होती है, फोरसाइट होती है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है, इसमें चेंजेस होने पे फैक्टर जो हमने फैक्टर्स जो एजम्पशन किए थे उसमें चेंज होगा तो प्लानिंग में चेंज होगा। तो अकॉर्डिंगली किसमें चेंज करना पड़ता है, कंट्रोलिंग में भी चेंज करना पड़ता है। इसलिए कंट्रोलिंग भी क्या है, एक प्रकार की डायनेमिक प्रोसेस है। Which external factor jeopardize the very existence of a business? कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स जो क्या कहते हैं बिजनेस का एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल देते हैं। और चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, हमने सोचा था बिहार के अंदर क्या लगाएंगे, एक वाइन की शॉप लगाएंगे, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वहां पे वाइन बैन कर दिया। तो अब क्या करो, तो यहाँ पे क्या बिजनेस खतरे में पड़ेगा? हाँ जी। तो जब गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर कुछ भी ऐसा चेंजेस होता है तो वो क्या कर देता है, वो हमारे बिजनेस को खतरे में डाल देता है। नेक्स्ट, सिचुएशन ऑफ अ बुलिश या तो बेरिश ट्रेंड। अगर क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा ही बुलिश का मतलब तेजी आना। हमने सोचा था जब तेजी आती है तो गुड्स आसानी से बिक जाते हैं, हमने फिर उस समय बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया और मालूम पड़ा कि वो जो एनवायरमेंट है वो चेंज हो गया। मतलब जो बिजनेस साइकिल थी, इकोनॉमिक साइकिल थी, वो चेंज हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, बेरिश के अंदर। जब वो बेरिश के अंदर हो गई मतलब यहाँ पे मंदी आ गई और मंदी में लोग कुछ खरीदते नहीं है। अब वो जो गुड्स प्रोड्यूस किया था उसका क्या, जो फैक्ट्री सेटअप की उसका क्या, जो लैंड लिया था उसका क्या, ये सब खतरे में आ जाएगा ना। ओके, चेंज इन द साइकोलॉजी ऑफ अ पीपल। हमने कोई फैशनेबल डिजाइन दिया, क्या था, कोई गुड्स या तो कोई शर्ट्स, कोई पैंट्स, और मालूम पड़ा हमारी फैशन ही क्या हो गई, खत्म हो गई। कंपटीशन बढ़ गया, स्ट्राइक हो जाना, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो जाना, इसके कारण क्या होता है, हमारा बिजनेस खत्म हो जाता है। द एक्सटर्नल फैक्टर में जियोपर्टाइज द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस। तो ये सारे कारण है जिसके कारण हमारा जो बिजनेस है वो खतरे में हो जाता है। What is प्रोडक्शन साइकिल? बेटा जी, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है, जब मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ उससे फिनिश गुड्स सेमी फिनिश में कन्वर्ट करता हूँ, उसको फिनिश गुड्स में बनाता हूँ, फिनिश गुड्स को उसको सेल करता हूँ। सेल करने पे सपोज कि मैं क्रेडिट पे सेल कर रहा हूँ, मेरा डेटर के पास से 2 महीने बाद पैसा आता है, तब जाके मेरा जब पैसा हाथ में आ जाता है तो उसको बोलते हैं कि मेरी प्रोडक्शन साइकिल खत्म हुई। मतलब प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या है कि जैसे ही मैं जो मेरे पास कैश होता है उससे मैं जो रॉ मटेरियल खरीदता हूँ उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा, फिनिश गुड्स को सेल करूंगा और हाथ में जब मेरे पैसा आएगा मैं बोलूंगा कि मेरी प्रोडक्शन साइकिल खत्म हुई। Production cycle means the time period between the production of procurement of raw material and manufacturing of goods। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, procurement of raw material ले रहे हैं and manufacturing of finished goods का। ऐसा production cycle get longer, जितनी ज्यादा production cycle होती है ना उतनी ज्यादा working capital लगती है। Between the raw material and semi finished goods need of working capital is more। सर कैसे कैसे समझाओ ना। ओके, जैसे कि सपोज पकौड़ी का ठेला आपने देखा होगा, रोज ही खाते हैं हम तो गुजराती, पकौड़े के पागल होते हैं। तो यहाँ पे जैसे पकौड़ी का ठेला है, पकौड़ी वाला सुबह क्या करेगा, सुबह जाएगा मार्केट से आलू खरीदेगा, जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब चीजों को खरीदेगा, ठीक है, घर पे आएगा सब बनाएगा, शाम को 5 बजे सपोज मार्केट में जाएगा, वहां पे पकौड़ी का ठेला लगाएगा, 10 बजे तक पूरा माल खत्म, हाथ में आ गया कैश, ठीक है। तो सुबह उसने गुड्स खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा और शाम को वो पूरा क्या हुआ, माल बिक के उसके हाथ में कैश आ जाता है, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। इसकी प्रोडक्शन साइकिल कितनी हुई, हार्डली 5-6 घंटे की हो गई, मतलब 10 घंटे के ले लो, ठीक है। ये सुबह गुड्स खरीदा, शाम तक रॉ मटेरियल खरीदा, शाम तक पूरा पैसा आ गया।
लेकिन वहीं पे अगर बिल्डर ले लो, बिल्डर क्या करता है, बिल्डर पैसे पहले जमीन खरीदता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है, उसको फिर सेल पे लगाता है, और वो बिल्डिंग का प्रोसेस कंप्लीशन होने में 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो प्रोडक्शन साइकिल कितनी है, 2 साल की। मतलब वो आज अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेगा, बिकेगा वो 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। कितनी तो ऑन द स्पॉट बिक जाते हैं, या तो बिकते रहते हैं और कितने नहीं भी बिकते। तो ये क्या होता है कि वहां पे जितना ज्यादा आपका प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर हो गया ना, उतनी ज्यादा उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए। कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री रिक्वायर लार्ज वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे जो कॉटन और जूट इंडस्ट्री, उसको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा होती है। एज अ प्रोडक्शन साइकिल कैसे होती है, लॉन्गर। लेकिन जैसे बेकरी की बात करो, डेयरी इंडस्ट्री की बात करो, वो क्या है, सुबह सुबह उसको बनाए, शाम तक खत्म। प्रोडक्शन साइकिल छोटी सी है, वर्किंग कैपिटल भी छोटी सी लगेगा। ओके, बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, यहाँ पे शॉर्ट होती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी कैपिटल मार्केट। बेटा प्राइमरी कैपिटल, दो प्रकार के मार्केट होते हैं। पहला तो देखो कैपिटल मार्केट मतलब कौन सा होता है, जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है, और शेयर्स एंड सिक्योरिटी बॉन्ड्स उसके लिए होता है। और उसके अंदर होते हैं 2 प्रकार के मार्केट, एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट जब हम फर्स्ट टाइम शेयर को इश्यू करते हैं, मतलब जो भी कंपनी बोलती है कि नहीं भाई नहीं, जेठालाल है, सपोज जेठालाल हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मालिक, वो बोलते हैं कि यार बहुत प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर लिया, अब कुछ बड़ा करना है। तो जब उसका टप्पू बड़ा होता है, बोलता है चलो डेढ़, हम क्या क्या करते हैं, चलो पापा हम क्या करेंगे, हम मार्केट से पैसा उठाते हैं, लोगों को बोलते हैं हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो। तो वो जब जाके लोगों को बोलते हैं कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, वो फर्स्ट टाइम जब शेयर इश्यू करते हैं, उसको बोलते हैं न्यू इश्यू सिक्योरिटी। और उसके लिए उनको कहाँ जाना पड़ता है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट के अंदर। ये क्या होता है, यहाँ पे न्यू सिक्योरिटी सोल्ड की जाती है और इन्वेस्टर उसको बाय करते हैं। दे आर न्यूमरस इंटरमीडिएट्स होते हैं, यहाँ पे बीच में बहुत सारे बंदे होते हैं जिनके थ्रू ये उसको परचेस सेल किया जाता है। जैसे कि बुक बिल्डिंग, बुक रनिंग, लीड मैनेजर होता है, रजिस्टर्ड ऑफ इशू होता है, शेयर ब्रोकर होता है, और बहुत सारे और मिडलमैन होते हैं जिनकी मदद से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। न्यू कैपिटल इज इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, इट इज वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है कि भाई हमारी कंपनी जो है इतने साल से मार्केट के अंदर है, हमारा इतना प्रॉफिट है, इतना हमारा टोटल एसेट्स है, इतनी लायबिलिटी है, और हम चाहते हैं कि आप हमको ये सपोज कि 100 करोड़ रुपए दो, और जिससे हम ये वाला बिजनेस के अंदर और पैसा लगाएंगे और उसको इस जगह पे बेचेंगे, जिससे हम अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, जिससे आपका भी क्या होगा, कैपिटल ग्रो करेगा। तो कंपनी को इश्यू कर ये सारी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है, उसी को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, जिसमें बताता जो इंफॉर्मेशन में बताई जाती है, ये सारी डिटेल्स दी जाती है, उसी चीज को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या था, कोई भी जो चीज जो ऐसी कोई भी चीज जो कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग बना देती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग बोलते हैं। सपोज कि यहाँ पे हमारे ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है। अब सपोज इस पे ऐसा निशान है, अब मैं अगर आपको बोलूं कि जाओ वहां से बॉक्स उठा ला जिसपे स्टार का निशान हो, आप देखते ही समझ जाओगे कि हाँ सनी ये वाला बॉक्स बोला था। क्यों? क्योंकि इस पे किसका निशान है, स्टार का निशान है। मतलब यहाँ पे ये जो निशान है, ये 3 प्रोडक्ट से खुद को अलग कर देता है, और ये इजी टू रिकॉग्नाइज हो जाता है, इजी टू बाय हो जाता है। इसी को बोलते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग ऑफ अ फर्म शोज अ फीचर। ब्रांडिंग क्या बताता है, कंपनी के फीचर, एडवांटेज, यूज, पर्सनैलिटी एंड कल्चर ऑफ द प्रोडक्ट को बताता है। द प्रोडक्ट विद द सिंबल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ हाई प्राइस। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट इस सिंबल का होगा तो वो ज्यादा प्राइस पे बिकता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक वैल्यू हो जाती है, हमको उससे इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई हम तो जैसे पहनेंगे तो नाइक का ही जूता पहनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज को खरीदने से, उस चीज को यूज करने से हम इतने हमको उसका सेटिस्फेक्शन मिलता है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन, कि हम दूसरे प्रोडक्ट के बारे में सोचते ही नहीं। तो इसके कारण क्या करती है कंपनी, उसको हाई प्राइस पे भी बेचती है। सेलर कैन सेल द प्रोडक्ट विद द सिंबल। मतलब जो सेलर है वो इजीली इसको विद द सिंबल इजीली एंड मोर भी बेचता है। ओके, तो ये क्या था, ये था हमारा ब्रांडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आ जाओ, राइट द नोट ऑन पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग मतलब होता है सजावट। जैसे देखो अब ये है, ये मेरा ईयरबड है जिसकी ये पैकेजिंग है, ठीक है। अब ये पैकेजिंग का क्यों किया हुआ है, ये पैकेजिंग से प्रोडक्ट तो क्या होता है, लुक वाइज अच्छा दिखता है। दूसरा यहाँ पे सेफ्टी रहती है, प्रोटेक्शन रहता है जो हमारे ईयरबड्स हैं उनके। तो यहाँ पे पैकिंग का मतलब क्या होता है, पहला तो ये जो पैकेजिंग है ये परफॉर्म करता है द फंक्शन ऑफ डेकोरेटिंग। यहाँ पे हम
चीजों को। अभी आपने देखा होगा लोग पैकेजिंग पे इतना ध्यान देते हैं। कुछ चीजें होती है जो प्रोटेक्शन पर्पज से होती है, वो तो समझ में भी आता है, लेकिन कुछ चीजें तो जैसे दिवाली के टाइम पे आप देखो इतना सजा धजा के वो चॉकलेट के जो बॉक्स है वो उसको एक मस्त टोकरी के अंदर बास्केट के अंदर सजा के, और फिर वो लोग क्या करते हैं वही चॉकलेट को खा के वो बास्केट को यूं फेंक देते हैं। लेकिन उसके लिए कंपनी कितना खर्चा करती है, और जिसके कारण चॉकलेट वो जो ओवरऑल जो हमारा जो वो इसकी कॉस्टिंग है वो कितनी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि पैकिंग क्या होता है, पैकेजिंग होता है द फंक्शन ऑफ परफॉर्मिंग डेकोरेटिंग। ओके, तो ये पैकेजिंग क्या काम करता है, पैकेजिंग एक ये फंक्शंस ऑफ डेकोरेटिंग है। डेकोरेटिंग मतलब चीजों को डेकोरेट करना। तो मैं आपको जैसे बताया था कि वो दिवाली के टाइम पे इतने जो पैकेजिंग पे फोकस करती है कंपनी की, उसके कारण जो कॉस्टिंग है कंपनी की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पैकेजिंग किस फॉर्म में होता है, प्लास्टिक में हो सकता है, बैग में, क्लोथ बैग में, कार्ड बॉक्स में, एंड प्लास्टिक बैरल्स एंड बॉक्सेस वगैरह में होता है। द सक्सेस ऑफ मैनी प्रोडक्ट लाइज इन द पैकेजिंग। कितनी बार क्या होता है कंपनी का पैकेजिंग खराब हो, कंपनी का मतलब इतना कोई ढंग का पैकेजिंग नहीं हो, सस्ता पैकेजिंग, और हम वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं ये सोच के कि उसका अंदर मटेरियल कैसा है वो तो दूर की बात है, बाहर के लुक को देख के हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो द सक्सेस ऑफ मैनी प्रोडक्ट कहां पे लाइक करता है कि उसकी पैकेजिंग के ऊपर। द पैकेजिंग इज अ फंक्शन टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। पैकेजिंग क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द प्रोडक्ट। द पैकेजिंग इज ऑलवेज क्या होता है, नेसेसरी होता है। पैकेजिंग मेक्स द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव। पैकेजिंग क्या करता है, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बना देता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग। पैकेजिंग से हम इजीली चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एंड पैकेजिंग कैन बेटर बी यूज व्हेन इट इज पैक्ड। प्रोडक्ट कैन बी यूज मतलब क्या होगा, अगर प्रोडक्ट अच्छे से पैक किया हुआ ना तो प्रोडक्ट की लाइफ भी बढ़ जाती है। इट कैन बी यूज फॉर एडवर्टाइजिंग टू। ओके, नेक्स्ट, स्टेट द रोल एंड फंक्शन ऑफ द पब्लिसिटी। बेटा जी पब्लिसिटी क्या होता है, पब्लिसिटी के यहाँ पे अंदर हम कोई एडिशनल खर्चा नहीं करे, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करे, कोई सेल्स प्रमोशन नहीं करे, तो फिर पब्लिसिटी है क्या। द पब्लिसिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट रिलायबल ऑफ ऑल प्रमोशन मिक्स। जितने भी प्रमोशन मिक्स है उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट रिलायबल होता है तो ये होता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी के अंदर हम जैसे कहीं पे जाके क्या कर दिया, जैसे होस्टिंग ऑफ फ्लैग में जाके वहां पे फ्लैग होस्ट कर दिया, या तो कोई किसी के इनोग्रेशन पे जाके वहां पे हम रिबन को कट करते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है हमारा पब्लिसिटी। द पब्लिसिटी कंपनी has not to pay anything, therefore it is the cheapest promotion tool। यहाँ पे हमको कुछ पे नहीं करना, मैंने आपको बताया ना ही कोई सेल्स प्रमोशन है ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पे हमको कुछ भी पे नहीं करना, यह द चीपेस्ट प्रमोशन टूल है। समटाइम्स पब्लिसिटी इंक्लूड द टास्क ऑफ पब्लिक रिलेशन इन विच द मार्केटिंग मैनेजर कैन गिव मोर इन्फॉर्मेशन विद लेस एफर्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हम चीजों को बताते हैं, जैसे डायरेक्टर की रिपोर्ट पब्लिश कर दी, डायरेक्टर की थॉट प्रोसेस हमको रेडियो पे आके कोई इन्फॉर्मेशन दे दी कंपनी के बारे में, कुछ नया लॉन्चिंग के बारे में बता दिया, तो यहाँ पे जो सेल्समैन है उनको भी इजीली सेल कर पाते हैं चीजों को विद द लेस एफर्ट। द मास कम्युनिकेशन विद रिलायबिलिटी मेक द पब्लिसिटी मोर इफेक्टिव। जितना ज्यादा मास कम्युनिकेशन होता है, जितना ज्यादा लोगों की भीड़ में हम कुछ अनाउंस करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उससे ज्यादा इफेक्टिव हमारा पब्लिसिटी होने लगता है। The publicity helps seller and distributor as a potential customer get information about the product of the company. It give direct effect on the selling effort of a seller and distributor। तो मैंने ये आपको ये बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, ये हेल्प करता है किसको, सेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर को। ये हेल्प करता है उनको इजीली फास्ट वे में सेल आउट कर सके। तो ये क्या है, ये थे हमारे पब्लिसिटी के फायदे, फंक्शंस ऑफ पब्लिसिटी। ओके, राइट द नोट ऑन द पब्लिसिटी ऑफ ट्रस्टशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बेटा जी प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बताना है। यहाँ पे हमको जो हमारे गांधी बापू जी हैं वो कुछ ज्ञान देने वाले हैं, वो कुछ कथा सुनाने वाले हैं। वो बोलते हैं कि बेटा जी इसको ज्ञान देंगे, ये ज्ञान देते हैं हमारे बिजनेसमैन को कि बिजनेसमैन, ये जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर वो कौन होता है, भगवान का रूप होता है। उसकी सेवा किया कर, उसको अच्छे प्रोडक्ट दिया कर, उसको क्वालिटेटिव चीजें दिया कर, उसके साथ अन्याय मत किया कर। तो उसको चीजें बेचता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गरज है, वो तेरी गरज है कि तू उसको बेचता है जिससे तेरा घर चलता है। कौन बोलता है, हमारे बापू जी गांधी जी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप, वॉट एवर वेल्थ द सोसाइटी हैज गिवन टू द पर्सन शुड गिव
should be used for the welfare of a people। मतलब जो भी आपने पैसा कमाया है ना लोगों से, उसका आप क्या करो, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करो, मतलब सोसाइटी की मदद के लिए यूज करो। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। वो बोलते हैं कि बेटा जी जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन विजिटिंग द प्लेस ऑफ अ बिजनेस। बोले कोई अगर आपके द्वार पे आता है कोई चीज को लेने के लिए, तो उसका आरती से स्वागत कीजिए, ये आरती उतारू रे। ओके, ही इज नॉट डिपेंड ऑन द सेलर बट वी, मतलब सेलर आर डिपेंडेंट ऑन हिम, वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है, वो मतलब कंज्यूमर सेलर पर डिपेंडेंट नहीं, सेलर को चाहिए कंज्यूमर। He does not interfere our work, वो हमारे यहाँ पे आके हमारा काम इंटरफियर नहीं करा कि भाई यहाँ पे क्यों आए, मेरा कितना टाइम बिगड़ा तेरे कारण। अरे नहीं, वो आया इसलिए तो हम उसको सर्विस दे पाए, इसलिए तो हमारा बिजनेस चला है। बट ही इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर बिजनेस, ताकि वो हमारे यहाँ पे आए, हमारी चीजों को खरीदे। ही इज नॉट आउटसाइडर बट ही इज अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। तो ये सब गांधी जी हमको एक बिजनेसमैन को ज्ञान दे रहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। तो हमको क्या करना चाहिए, वी डू नॉट फेवर हिम बाय प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ हिज चॉइस। हम आपको मतलब कंज्यूमर को आप चीजें बेच के ऐसा मत सोचो कि उसमें कुछ फेवर क्या, कोई एहसान क्या, एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान मत करना। तो यहाँ पे बट ही डज फेवर बाय गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम, मतलब ये फेवर एक जो कंज्यूमर है उसने हम पे किया है, मतलब बिजनेसमैन पे किया है कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ पे आया हूँ तो मैंने तुम्हारे यहाँ पे फेवर कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टिव एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कहने का मतलब ये है, कि वो बिजनेसमैन को बोल रहे हैं कि भाई जो भी कंज्यूमर है उसको आपको कैसी चीज देनी चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट देनी चाहिए, अच्छा क्वालिटेटिव चीज देनी चाहिए, एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, होस्टिंग, वो सब गलत चीजें नहीं अपनाने की। ओके ओके, नेक्स्ट राइट नोट ऑन द इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। बेटा जी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट क्या होता है? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जब आप क्या करते हैं, एक एनवायरमेंट फ्री, मतलब एनवायरमेंट में पॉल्यूशन ना हो उसका ध्यान में रख के प्रोडक्ट को जब बनाते हो तो उसको बोलते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। दोस इंडस्ट्री which produce their product with a very less pollution are allowed to use इको मार्क। मतलब कोई जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत लेस पॉल्यूशन से गुड्स को बना रही है वो ही इको मार्क को यूज करती है, which is given by the environmental department of the government of India. Due to this eco mark, consumer will encourage to purchase that product। कंज्यूमर को क्या एनकरेज होता है, कंज्यूमर देखते हैं अरे वाओ तुम एनवायरमेंट का इतना ध्यान रखते हो, तुम हमारे एनवायरमेंट का ध्यान रखते हो, तो हम तुम्हारे एनवायरमेंट का ध्यान रखेंगे, हम जो है प्रोडक्ट तुमसे ही खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर एनकरेज करता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि बिजनेसमैन अगर तू अच्छे से प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, अगर पॉल्यूशन फ्री बना रहा है तो लेस पॉल्यूशन बनाया, जा एक मार्क यूज कर जिसका नाम है इको मार्क। कंज्यूमर देखेगा, कंज्यूमर भी बोलेगा मुकेम्बो खुश हुआ, कंज्यूमर भी तुझसे वही वाले प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेगा एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इससे क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट होगा और साथ ही साथ बिजनेसमैन का भी अच्छा ग्रोथ होता है। तो यही नोट है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के फायदे क्या हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट? बेटा जी पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें एक पॉलिटिकल फैक्टर होता है। पॉलिटिकल फैक्टर मतलब क्या होता है, द फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल आइडियोलॉजीज ऑफ द रूलिंग पार्टी आर नोन एज पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर मतलब हमको जो गवर्नमेंट से क्या फर्क पड़ेगा, गवर्नमेंट की नीतियों से, तो गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग पार्टी से। The ideology of political party framing the government, lobbying effort of an interest group, political party influences on the framing and implementation of law are the political factor। तो जो भी political party है जो कुछ influence कर रही है, तो लॉ में कुछ ऐसा चेंजेस करे जिसके कारण हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ती है। जैसे कि क्या हुआ था, आपको अगर ध्यान हो, वेस्ट बंगाल के अंदर नैनो का जो प्रोजेक्ट है, टाटा नैनो का प्रोजेक्ट लगाया गया था, वहां के लोगों ने उनको टिकने नहीं दिया। वहां के गवर्नमेंट थे उन्होंने बोला कि भाई अमो तुमको भालो पाची, पता नहीं जो भी बोलते हो लिख के पता ना, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे तो नहीं चलेंगे टाटा जी, आपको कहीं और अपना बोरिया बिस्तर लेके जाओ, हम आपको यहाँ पे टाटा नैनो का प्रोजेक्ट नहीं लगाने देंगे। तभी हमारे जो सीएम थे नरेंद्र मोदी जी,
उस टाइम पे हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला क्या हुआ टाटा साहेब, શું પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ તમે? બોલે મારે બિઝનેસ કરવાનું છે અને અહીંયા વેસ્ટ બંગાળમાં મારો પ્રોજેક્ટ રિજેક્ટ કરી કાઢ્યો, હવે હું શું કરું ખબર નથી પડતી. બોલે કે શું જોઈએ છે તમે? બોલે મારે એક જમીન જોઈએ છે. બોલે કેટલી જમીન? ખાલી તમે હુકુમ કરો. બોલે આટલી જમીન જોઈએ છે. બોલે મળી ગઈ. और શું જોઈએ છે? બોલે बिजली જોઈએ છે, મળી ગઈ. પાણી જોઈએ, મળી ગયો. તમે ખાલી મને કહો તમને શું જોઈએ, બધું જ મળશે. એવી રીતે શું કર્યું આપણા નરેન્દ્ર મોદી કાકાએ? પહેલા ટાટા જે ટાટા હતા, રતન ટાટા, એમને ઇન્વાઇટ કર્યું અને અહીંયા અહેમદાબાદની અંદર સાણંદ કરીને જગ્યા છે, ત્યાં એમનો મોટો પ્રોજેક્ટ લાગ્યો અને એનાથી જે એરિયા છે એનું જબરદસ્ત ગ્રોથ થયું છે અને આજુબાજુના જે વેસિનિટી એરિયા છે, जो આજુબાજુના લોકો છે એનો પણ જબરદસ્ત ग्रोथ થયો. तो એ જ फर्क હોય છે. दिस इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल फैक्टर. तो यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट बंगाल के अंदर जब नैनो प्रोजेक्ट को मना कर दिया, टाटा प्रोजेक्ट को फोर्स किया गया वहां से छोड़ने के लिए, एट द सेम टाइम गुजरात की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि भाई आ जाओ, हम आपको देंगे, 1 रुपए के अंदर जमीन दे दी. यहाँ पे ये नहीं था हमको टाटा को अमीर बनाने का, ना ना ना. टाटा अगर यहाँ पे बिजनेस करेगा, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, दूसरा वो बिजनेस करेगा, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट और लोगों को सेवा दे पाई. बहुत सारी चीजें होती हैं, खाली लैंड फ्री दे देने से उसका ग्रोथ नहीं हो जाता. तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है. कहाँ पे? साणंद में दिया था, बाय द टाटा, एसेटेड बाय द टाटा. उन्होंने बोला थैंक यू मोदी साहेब, તમારું આ ઉપકાર હું जन्म સુધી याद रखीश. और एक और चीज में आपको, हमारे जो टाटा जी है, रतन टाटा, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी एक चीज बताता हूँ. जब भी देश के ऊपर, हाँ जी, देश के ऊपर कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है, जब भी जैसे कुछ पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, या तो कोरोना के टाइम पे हमारे देश को बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन की जरूरत थी, हमेशा और ये जो रतन टाटा जी हैं उन्होंने हमारे देश की मदद की थी. बहुत सारा पैसा डोनेट करते थे गवर्नमेंट को कि ये लोगों से तो कमाया है और ये लोगों के लिए काम में नहीं आएगा, तो फिर ये पैसा किस काम का. तो इस तरह से आई सैल्यूट टू रतन टाटा, जो ऐसे थिंकिंग प्रोसेस के होते हैं. और हमको भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमको सोसाइटी से कमाओ. हम सोसाइटी से कमाए तो हमारा फर्ज बनता है कि सोसाइटी को वापस लौटाना. ओके जी. तो यहाँ पे ये जो गुजरात गवर्नमेंट ने फेवर किया था, एंड ड्यू टू विच द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ अ गुजरात इंक्रीज, और जिसके कारण क्या हुआ, गुजरात का ग्रोथ जबरदस्त तरीके से बढ़ा. लास्ट पॉइंट क्वेश्चन, व्हाई इज द कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड? बेटा जी बिजनेस एनवायरनमेंट की कंटिन्यूअस स्टडी क्यों चाहिए? अरे बेटा जी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. अगर हम कंटिन्यूअस स्टडी नहीं करेंगे, पता नहीं कौन सा फैक्टर हमको इफेक्ट कर जाएगा और हमारा पूरा बिजनेस चांद से सीधा टूट के सीधा जमीन पे आ जाएगा. इसलिए हमको कंटिन्यूअस स्टडी करने की जरूरत होती है. देखो, मैनेजमेंट इज द स्टडी ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. क्यों? दिस हैज लीड टू द कंटिन्यूअस राइज इन द साइज एंड द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस. जब हम कंटिन्यूअस हम स्टडी करते हैं तो उससे हमारा बिजनेस बढ़ता है, हमारा प्रॉफिट बढ़ता है. अ स्टडी ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल द मैनेजर टू नो द फ्यूचर ट्रेंड. इससे हम क्या करते, जब कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं तो हम मान लो अच्छा इसका ट्रेंड आने वाला है, अरे ये वाला ट्रेंड जाने वाला है, इसके बिजनेस में से निकल जाओ. सिचुएशन ऑफ अ कैपिटल मार्केट क्या है, फ्यूचर डिमांड क्या रहेगी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है. थ्रू दिस द बिजनेस यूनिट कैन टेक द प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं. इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर देयर इज अ कंटिन्यूअस इनोवेशन हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर में हाँ जी, हार्डवेयर में हो रहे हैं हाँ जी. एंड दोज ऑफ इन्वॉल्व इन दिस फील्ड शुड बी कॉन्स्टेंटली अपडेटेड. और जो भी इस फील्ड में है, हार्डवेयर कौन सा है, उनका नॉलेज लेना ही पड़ेगा. अगर आप देखो, ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान, ठीक है, दोनों ही खराब हो जाता है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस अपडेट होना पड़ेगा. दिस अलोन कैन लीड टू कंटिन्यूअस, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअस स्टडी करनी पड़ती है. कंटिन्यूअस स्टडी करनी पड़ती है. इसी के साथ हमारा पेपर नंबर 4 ऑफ गाला पेपर सेक्शन नंबर C खत्म हुआ. कैसा लगा जल्दी कमेंट में बताइएगा जरूर. अच्छा लगे तो बहुत जल्दी से लिखना, खराब लगे ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं है. ओके, अब क्वेश्चन बात आती है उस पॉइंट की, सर आपकी नोट्स बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत कलरफुल दिख रही है, हाईलाइट किया हुआ है, कैसे मिलेगी बताओ ना, आपने पहले बोला था. तो देखो, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं. अब आपको भी अपना 1 मिनट निकालना है. क्या करना है, आपको वीडियो को करना है लाइक और कमेंट में लिखना है सर आई वांट. मिनिमम अगर 100 लोग लिखेंगे सर आई वांट योर नोट, प्लीज शेयर द नोट, कुछ ऐसा कुछ नोट्स के बारे में लिखो. अगर आप 100 लोग अगर इस चीज को लिखते हैं
मैं जरूर से ये नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये नोट्स बनी ही आपके लिए है, तो ये आपके पास जरूर से आएगी। लेकिन थोड़ा सा आप कष्ट कीजिए। लेट मी सी कितने लोग नोट्स के लिए मांगते हैं कि मैं खाली ऐसे ही अगर नोट्स, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है ना उसकी वैल्यू नहीं रहती। मेरे को भी तो देखना है कि हाँ ये नोट्स कितने इम्पैक्ट कर रही है लोगों के ऊपर, कितने लोग चाहने वाले हैं। तो फटाफट फटाफट देर मत कीजिए, अभी के अभी लिखो सर आई वांट योर नोट्स, इट इज वेरी गुड, कुछ भी कमेंट लिखिए, प्लीज शेयर द नोट्स, जल्दी 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 जल्दी। ओके चलो बेटा, तो चलो और मैं आपको जरूर से शेयर करूंगा, देखते हैं। मगर मैं ये देखना चाहूंगा कि फटाफट कितने लोग इन नोट्स को चाह रहे हैं। चलो तो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, और बस ये बोलूंगा कि एग्जाम नजदीक आ रही है, थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान दीजिए। जो दूसरे वेस्टिंग जो टाइम है उसको धीमे धीमे कम कीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो तो मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और दूसरे फ्रेंड के साथ जरूर से सब्सक्राइब करना। चलो आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।